ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने कवर के बारे में बात की कि कवर क्या होता है। फिर ओपन कवर को हमने डिस्कस किया और ओपन कवर के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि फाइनाइट सब कवर से क्या मुराद है। ओके, आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने मेन रिजल्ट पढ़ा उनमें ये हेने-बोरल थ्योरम था। हेने-बोरल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा कि एवरी ओपन कवर ऑफ अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, हमारे पास कोई सा भी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल इस तरह का हो और हम उसका कोई सा भी ओपन कवर लें तो हमें एक फाइनाइट सब कवर भी मिल जाता है। तो हमने उन सेट्स को कॉम्पैक्ट सेट का नाम दिया जिनके हर ओपन कवर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कोई फाइनाइट सब कवर मिलता हो। अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए, इसमें ये जो वर्ड एवरी ओपन कवर है ये इंपॉर्टेंट है कि जो मर्जी सेट ए का ओपन कवर लें, हर ओपन कवर से हमें एक फाइनाइट सब कवर मिलता हो, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि जो सेट ए है वो कॉम्पैक्ट है। ओके, तो इस यहीं से हेनिंग-बोरेल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ ये देख लिया, क्योंकि हर क्लोज्ड इंटरवल का, हर क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल का हर ओपन कवर फाइनाइट सब कवर भी रखता है, तो इस वजह से हमने ये कहा कि जो भी बाउंडेड क्लोज्ड इंटरवल ए बी होगा वो कॉम्पैक्ट भी होगा। फिर हमने ये भी देखा कि अगर किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई भी फाइनाइट सबसेट ले लें, जैसा कि ये सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हो अगर A1 A2 अप टू AM, तो ये जो सेट है इसका कॉम्पैक्ट होना जरूरी है। वजह क्या है कि जब भी हम कोई भी इसके लिए ओपन कवर लेंगे तो जरूरी है कि उसमें फाइनाइटली मैनी ऐसे एलिमेंट्स हों जिनका यूनियन अगेन इस सेट ए का सुपर सेट रहे। ये इसका प्रूफ भी दिया गया है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई भी फाइनाइट सबसेट लिया जाए तो वो कॉम्पैक्ट होता है। और अगर हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस ही फाइनाइट हो तो इसका मतलब ये है कि वो भी कॉम्पैक्ट होगी। ओके, अच्छा, यहाँ फिर एक और क्राइटेरिया दिया गया कि सिंस अ सेट ए इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए कंटेन्स अ फाइनाइट सब कवर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सबसेट को ये प्रूव करना हो कि वो कॉम्पैक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमें वहां कोई एक ऐसा ओपन कवर मालूम करना होगा जिसका कोई फाइनाइट सब कवर ना हो। Okay, we only have to exhibit one open cover of A with no finite subcover to prove that A is not compact. Okay. अब देखिए हमने जो ये देखा कि कोई भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी हो, बाउंडेड इंटरवल भी हो, तो वो कॉम्पैक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम ओपन इंटरवल लें ए, जो कि 0 से 1 तक कोई भी ओपन इंटरवल लिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 0 से 1 तक ही बात की जाए, लेकिन इन्होंने सिर्फ 0 से 1 तक प्रूव किया है। अगर हम एक ओपन इंटरवल लें जो 0 से 1 तक हो, जिसमें 0 भी शामिल ना हो 1 भी शामिल ना हो। अच्छा, अब ये ओपन है तो इसका मतलब हम जो टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं वो यूजुअल टोपोलॉजी है। तो ये जो सेट है ये कॉम्पैक्ट नहीं है। अब इसको कॉम्पैक्ट ना होने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या कोई ऐसा ओपन कवर है जिसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं होता। तो ये यहाँ पर एक ओपन कवर लिया गया है जी कलेक्शन में, ऐसे ओपन सेट्स लिए गए, ओपन इंटरवल्स लिए गए जो इस तरह के हैं जी एन, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1/n+2 एंड एंडिंग एट 1/n। अब देखें एन हम कोई सा भी एक इंटीजर ले सकते हैं, एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से इंफिनिटी तक। अगर हम n1 रखेंगे तो इसका मतलब हमें जो पहला ओपन सेट मिलने वाला है G1 वो होगा 1/3 कॉमा 1/1, यानी 1/3 से 1 तक ये वाला ओपन इंटरवल। ओके, जब हम G2 फाइंड करेंगे, यहाँ पर अगर हम रियल लाइन पर ड्रा करें तो ये यहाँ पर ये G1 दिया गया होगा, ये रहा, ये G1 है, यानी 1/3 से 1 तक 1 भी शामिल नहीं है और 1/3 भी शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये ओपन सर्कल से बनाए गए। ओके, जो दूसरा सेट है वो G2, जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1/4 टू 1/2। ओके, ये रहा G2। इसी तरह G3, G4, G5, G6 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह के जितने भी हम ओपन इंटरवल लेंगे इनका जब यूनियन लेंगे तो हमें सेट ए मिलेगा।
ओके, आप देख सकते हैं कि 0 से 1 तक तमाम पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं। जब हम इनका यूनियन लेंगे तो ये एग्जैक्टली ए मिलेगा। वैसे हमें कोई भी सुपर सेट भी मिल जाए या इक्वल मिल जाए, दोनों सूत्रों में वो कवर है। तो इस सेट जी ने, इस कलेक्शन जी ने सेट ए को कवर कर लिया। अब क्योंकि जी के तमाम एलिमेंट्स ओपन सेट्स हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस जी इज एन ओपन कवर ऑफ ए। अच्छा, अगर सेट ए कंपैक्ट होता तो फिर जरूरी था कि इस ओपन कवर में फाइनाइट सब कवर भी होता। ओके, तो इस कवर में कोई भी, जब भी हम कोई सा भी एक एलिमेंट यहां से हटा देंगे तो ये सेट ए के इक्वल नहीं होगा। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली इक्वल हैं, तो जब भी हम जी में से कोई सा भी एक एलिमेंट भी रिमूव करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि हम इस जी3 को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जी3 के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स का जब हम यूनियन लेंगे तो हमें कभी भी मुकम्मल सेट जी नहीं मिलेगा। यहाँ जरा गौर से देखिएगा कि ये जो डायग्राम है, इसमें ये वाला जो पॉइंट है 1/4, ये कवर ही इसलिए हो रहा है क्योंकि जी3 शामिल है। अगर जी3 को हम यहाँ से निकाल देंगे तो 1/4 इसमें शामिल नहीं होगा इनके यूनियन में। सो दैट्स वाई कभी भी ए नहीं बनेगा। अगर हम जी2 को यहाँ से स्किप कर दें, ओके, अगर जी2 को स्किप करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है 1/3 ये भी स्किप हो जाएगा। यानी हमें ये पता चला कि ये जो कलेक्शन जी है, इसमें से जब भी हम किसी भी एक एलिमेंट को यहाँ से निकाल के बाकियों का यूनियन लेंगे तो कभी भी सेट ए नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कलेक्शन में, इस ओपन कवर का कोई भी फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही वजह है कि ये जो सेट ए है, ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 1, ये कम्पैक्ट नहीं है। तो यहीं से हम एक बात और भी कह सकते हैं कि ये इस तरह का कोई भी ओपन इंटरवल ए बी जो है, ये कम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, अच्छा, एक चीज और गौर करें, हमने अभी देखा कि कोई भी क्लोज इंटरवल जो है ए से बी तक, ये कम्पैक्ट है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। लेकिन इसका ये जो सबसेट है ए बी, ये कम्पैक्ट नहीं है। तो एक रिजल्ट हमें यहाँ ये भी पता चला कि अगर एक सेट कम्पैक्ट हो तो जरूरी नहीं है कि उसका हर सबसेट भी कम्पैक्ट हो। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कम्पैक्ट, then this does not implies that A is compact। अगर एक सेट कम्पैक्ट हो तो उसके सब सेट का कम्पैक्ट होना जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है कि कंटीन्यूअस इमेज ऑफ कम्पैक्ट सेट्स आर कम्पैक्ट। अगर हम एक कंटीन्यूअस फंक्शन लेते हैं, ये एक सेट है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में और ये दूसरा उसका इमेज है। फॉर एग्जांपल ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है और ये टोपोलॉजिकल स्पेस वाई है। ये उसके अंदर एक सबसेट है एच जो कि कम्पैक्ट है। तो इसका जो इमेज होगा एफ ऑफ एच अंडर द कंटिन्यूअस मैपिंग। अगर फंक्शन एफ कंटिन्यूअस हो, एच एक्स में कम्पैक्ट हो, तो एफ ऑफ एच वाई में कम्पैक्ट होगा। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कम्पैक्ट सेट्स आर कम्पैक्ट। ओके, नेक्स्ट एक और थ्योरम है कि लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार। हम किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सा भी एक सबसेट ले लेते हैं ए, तो उस सेट ए से एक टोपोलॉजी भी बनेगी। इसको मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ। ये देखिए जी, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक मिनट में बताता हूँ। एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स स्टार। हम इसका एक सबसेट ले रहे हैं ए जो कि सबसेट ऑफ एक्स है। तो इस ए पर बनने वाली टोपोलॉजी जो कि रिलेटिव टोपोलॉजी कहलाती है, उसको हम टा ए से रिप्रेजेंट करें। तो ए टा ए, ये हमारे पास एक नई टोपोलॉजिकल स्पेस बन गई। ओके, so let A be a subset of a topological space X star, then A is compact with respect to ta if and only if A is compact with respect to the relative topology ta A on A। अब देखिए, हमारे पास ये जो सेट A है, ये दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस का सबसेट है। A सबसेट ऑफ X भी है और A सबसेट ऑफ A भी है। इस पर जो टोपोलॉजी है वो है टा A और इस पर जो टोपोलॉजी है वो है टा ओनली। तो ये थ्योरम हमें ये बताता है कि A is compact with respect to
टा इफ एंड ओनली इफ ए इज कंपैक्ट विद रिस्पेक्ट टू टा ए, यानी कि अगर ये सेट ए इस टोपोलॉजिकल स्पेस टा ए में कंपैक्ट है तो फिर ये एक्स में भी कंपैक्ट होगा, और अगर ये एक्स में कंपैक्ट है तो हर सब स्पेस टोपोलॉजी जो इस ए से बनने वाली जो सब स्पेस टोपोलॉजी है ये उसमें भी कंपैक्ट होगा। ओके, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी कहा जाता है, कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो सब स्पेस टोपोलॉजी और एग्जैक्ट जो बड़ी टोपोलॉजी है उन दोनों में सेम बिहेवियर शो करें, यानी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ हो। जैसे आपने यहाँ पर ये देखा कि सबसेट का पूरी स्पेस में कंपैक्ट होना या उसी सबसेट से बनने वाली सब स्पेस में कंपैक्ट होना सेम मानी में है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपैक्टनेस इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि सबसेट्स ऑफ कंपैक्ट स्पेसेस के बारे में। जैसे यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि द क्लोज्ड यूनिट इंटरवल अ सबसेट ऑफ अ कंपैक्ट स्पेस नीड नॉट बी कंपैक्ट। जैसे हम ये कह चुके हैं कि 0 1 जो है ये सबसेट है क्लोज इंटरवल 0 1 का, जबकि ये कंपैक्ट है और ये कंपैक्ट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सबसेट भी होते हैं जो कंपैक्ट होते हैं। जरूरी तो नहीं है ना कि हर सबसेट ही कंपैक्ट ना हो। ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 1 का जो सबसेट ओपन इंटरवल 0 1 है वो कंपैक्ट नहीं है, लेकिन अब सवाल ये भी तो पैदा हो सकता है कि अच्छा किस तरह के सबसेट हैं जो कि कंपैक्ट हो सकते हैं। तो ये थ्योरम हमें इसके बारे में बताता है कि लेट एफ बी अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ कंपैक्ट स्पेस एक्स। अगर हमारे पास एक स्पेस है जो कि कंपैक्ट है और हम उसका एक ऐसा सबसेट ले रहे हैं जो क्लोज है, तो फिर वो सबसेट भी कंपैक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि 0 1 क्लोज इंटरवल को अगर हम स्पेस समझें तो ये जो 0 1 ओपन इंटरवल है ये इसका क्लोज्ड सबसेट नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कंपैक्ट। ओके, तो अगर हमारे पास जो लिया गया सबसेट है वो क्लोज है तो फिर जरूरी हो जाता है कि वो भी कंपैक्ट हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या है कि अ क्लास ए आई ऑफ सेट्स, हमारे पास कुछ सेट्स की कलेक्शन है जिसको हमने ए आई कह रखा है। हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो कलेक्शन है ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखती है अगर हम इसके फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स चुने और उनका इंटरसेक्शन लें और हमें नॉन एम्प्टी सेट मिले। इफ एवरी फाइनाइट सब क्लास इसकी है, यानी इसी में से कुछ एलिमेंट हमने चुन लिए AI1 AI2 AI3 अप टू AIM, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि जब हम उनका इंटरसेक्शन लें तो हमें नॉन एम्प्टी सेट मिले। यानी यूं कहें कि किसी भी सेट्स की ऐसी कलेक्शन जिसके अंदर हम फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स लें और उनका इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी ही मिले, तो हम कह सकते हैं कि वो जो कलेक्शन ऑफ सेट्स है वो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखती है। एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक ओपन इंटरवल्स की कलेक्शन ली गई है जिसे हमने ए से डिनोट कर रखा है। इसके एलिमेंट किस तरह के हैं? 0 1 ओपन इंटरवल, फिर 0 से 1/2 तक, फिर 0 से 1/3 तक, फिर 0 से 1/4 तक एंड सो ऑन। अगर हम इसको रियल लाइन पर ड्रा करें तो ये कुछ यूं बनते हैं। अगर यहाँ पर हम 0 लें तो ये जो पहला सेट है ये 0 से 1 तक है, ओपन है, ये हम 1 ले लेते हैं। 0 और 1 शामिल नहीं है, इनके दरमियान तमाम एलिमेंट्स शामिल। दूसरा सेट कहाँ से कहाँ तक लिया जा रहा है? 0 से 1/2 तक, ये 0 शामिल नहीं है और ये 1/2 है, तो 0 से 1/2 तक। ओके, अब तीसरा सेट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1/3 तक, 0 से ये रहा 1/3, तो 0 से स्टार्ट होकर 1/3 तक है। ओके, नेक्स्ट 0 से 1/4 तक। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के जितने भी सेट हैं जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इनमें से फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो अल्टीमेटली हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, एम्प्टी नहीं होगा। देखिए, फॉर एग्जांपल ये इस सेट को हम कह देते हैं A1, 0 से 1 तक जो है इसको हम A1 कह देते हैं। जो 0 से 1/2 तक है इसको हम A2 कह देते हैं। 0 से 1/3 तक वाले सेट को A3 कह देते हैं। 0 से 1/4 वाले सेट को हम A4 कह दें। और अगर हम इन चारों का इंटरसेक्शन लें तो आप देख सकते हैं कि हमें आंसर A4 मिलेगा।
तो यही बात यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि 0a1 इंटरसेक्शन 0a2 इंटरसेक्शन अप टू 0am, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो एक ओपन इंटरवल मिलेगा, और ओपन इंटरवल का भी एंडिंग पॉइंट वो होगा जो इन सब में छोटा है। a1 a2 a3 a4 अप टू जितने भी हैं, इन तमाम में जो सबसे छोटा है वो उसका एंडिंग पॉइंट होगा। तो ये एम्प्टी तो नहीं होगा ना, तो क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स इस कलेक्शन में से लेंगे उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी मिलेगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन ए है ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखती है, हालांकि इसके तमाम एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। आप देख सकते हैं 0 से 1 फिर हाफ हुआ, 0 से 1/2 फिर 0 से 1/3 0 से 1/4, इस तरह आप इन्फिनिटली मैनी ओपन सेट्स हैं, इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट मिलने वाला है। लेकिन जब भी हम इसमें से फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स लेकर उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी मिलेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कलेक्शन फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखती है। ओके, इसी तरह यहाँ पर एक नई कलेक्शन ली गई है जिसके एलिमेंट्स ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स हैं, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होकर इंटीजर पर रुक रहे हैं। ये इस तरह के माइनस इंफिनिटी टू n, देखिए माइनस इंफिनिटी से -2 तक, फिर माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी टू 0, माइनस इंफिनिटी टू 1, माइनस इंफिनिटी टू 2 एंड सो ऑन। अगर देखा जाए तो इनकी आपस में कंटेनमेंट है, ये जो प्रीवियस वन है ये उससे अगले में कंटेन कर रहा है। ओके, अच्छा कंटेनमेंट भी है, तो क्या ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं? क्या इनमें फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी पाई जाती है? तो आंसर है यस। सॉरी ओके ओके ओके, बीटा खुद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन बीटा का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो हमें एम्प्टी मिलने वाला है। कैसे? बीटा हैज एन एम्प्टी इंटरसेक्शन, देखिए जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई मिलेगा। क्यों भला? इसको हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। पहला सेट जो हमने लिया है ना यहाँ पर, ये वाला, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, वैसे तो इससे पीछे भी है, माइनस इंफिनिटी से -2 तक, ये रहा -2, यहाँ तक तमाम पॉइंट्स। नेक्स्ट है माइनस इंफिनिटी टू -1, ये रहा -1, माइनस इंफिनिटी से -1 तक, फिर माइनस इंफिनिटी से 0 तक, माइनस इंफिनिटी से 1 तक एंड सो ऑन, माइनस इंफिनिटी से 2 तक एंड ओके, ये आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। लेकिन जब हम इनका इंटरसेक्शन लेते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इसकी तरफ थोड़े एलिमेंट्स इसमें शामिल होंगे। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे माइनस इंफिनिटी से 1 तक और माइनस इंफिनिटी से 2 तक, तो इन दोनों में हमें जो इंटरसेक्शन मिलेगा वो मिलेगा माइनस इंफिनिटी से 1 तक। ओके, फिर उससे पिछले के साथ इंटरसेक्शन लें 0 तक तो हमें इससे छोटा मिलेगा, और ये चूंकि माइनस इंफिनिटी की तरफ सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, ये रुका नहीं है, ये खत्म नहीं हुआ, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब हम इन तमाम का इंटरसेक्शन लेंगे तो उस सूरत में हमें एम्प्टी सेट मिलेगा, कोई इस तरह का इंटरवल नहीं मिलने वाला। लेकिन जब भी हम इसमें से फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होगा। जैसे आप देखें, हम अगर यही जो सेट यहाँ पर लिखे जा रहे हैं इन्हीं का इंटरसेक्शन ले लें तो हमें ये वाला सेट मिलेगा माइनस इंफिनिटी टू -2। इस तरह जितने मर्जी फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स लेकर उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिस बीटा सेटिस्फाइज द फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। ओके, तो इस फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का कॉम्पैक्टनेस के साथ क्या रिलेशन है, तो वो इस थ्योरम में एक्सप्लेन किया जा रहा है। अ टोपोलॉजिकल स्पेस X is compact if and only if every class of closed subsets of X which satisfies the finite intersection property has itself a non-empty intersection। यानी कि अगर हम कोई भी क्लास लें क्लोज सबसेट्स की, कोई भी क्लास लें जिसके तमाम एलिमेंट्स क्लोज्ड सबसेट्स हो और वो क्लास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती हो और साथ ही साथ उसका अपना इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी हो, तो उस सूरत में वो जो स्पेस होगी वो कॉम्पैक्ट होगी, अदरवाइज वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है कॉम्पैक्टनेस एंड हॉर्सडॉर्फ स्पेसेस के। कॉम्पैक्टनेस और T2 स्पेसेस का आपस में क्या रिलेशन है? तो थ्योरम हमें ये बताता है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट
अपने इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि उसके अपनी जितने भी एंट्रीज हैं, यानी अगर उसके इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स हैं तो उन तमाम का इंटरसेक्शन, अगर उसके फाइनाइटली मैनी है तो फिर फाइनाइट इंटरसेक्शन। जैसे आप ये देखें कि ये सेट ए जो है, ये जो कलेक्शन ए ली गई है, इसके जब भी फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स लेते हैं तो हमें आंसर मिलता है, नॉन एम्प्टी सेट मिलता है। लेकिन जब उसका अपना इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इटसेल्फ हैज एन एम्प्टी इंटरसेक्शन, यानी उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स उन तमाम का इंटरसेक्शन लेने से जो हमें आंसर मिला वो भी एम्प्टी है। तो यही तो वजह है कि ये जो ओपन इंटरवल 0 1 है ये कॉम्पैक्ट नहीं है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी हम बात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कॉम्पैक्टनेस और हाउस्ड स्पेसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ हाउस्ड स्पेस इज क्लोज्ड। हमारे पास अब एक कॉम्पैक्ट T2 स्पेस है। T2 स्पेस के अंदर हमने एक ऐसा सबसेट ले रखा है जो कि कॉम्पैक्ट भी है। तो अगर ये कॉम्पैक्ट है तो ये थ्योरम हमें ये बताता है कि ये क्लोज्ड भी होगा, यानी कोई भी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ T2 स्पेस क्लोज्ड होता है। इन जनरल ये बात सही नहीं है। कैसे? कि फाइनाइट सेट्स आर ऑलवेज कॉम्पैक्ट एंड येट देयर एग्जिस्ट टोपोलॉजिकल स्पेसेस हुज फाइनाइट सबसेट्स आर नॉट क्लोज्ड। देखें, अगर हम T2 के अलावा कोई और स्पेस लें सॉरी, T2 स्पेस के अलावा अगर हम कोई और स्पेस लें तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि ये रिजल्ट वैलिड नहीं है। तो सिर्फ T2 स्पेसेस के अंदर जो कॉम्पैक्ट सबसेट होंगे वो क्लोज भी होंगे। नेक्स्ट थ्योरम ये है कि लेट ए एंड बी डिसजॉइंट बी डिसजॉइंट कॉम्पैक्ट सबसेट्स ऑफ अ हाउस्ड स्पेस X। हमारे पास इसी तरह फिर से हाउस्ड स्पेस है, T2 स्पेस है, ये T2 स्पेस, हमने इसके अंदर कोई से दो डिसजॉइंट कॉम्पैक्ट सबसेट लिए। अगर ये एक है A और ये दूसरा सेट है B, डिसजॉइंट है और कॉम्पैक्ट भी है साथ साथ। ओके, then there exists disjoint open sets G and H such that A is subset of G and B is subset of H। तो इनके पैरेलल हमें दो ओपन सेट्स लाजमी मिलेंगे। ये एक ओपन सेट जिसको हम G से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा ओपन सेट जिसको हम H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जस्ट ये थ्योरम है। ओके, तो इन दोनों थ्योरम्स को यूज करते हुए इस कोरोलरी को प्रूव किया जा सकता है कि एवरी कॉम्पैक्ट हाउस्ड ऑफ स्पेस इज नॉर्मल। ये देखिए यहाँ पर इसका प्रूफ भी दिया गया है इन शॉर्ट। अगर हमारे पास स्पेस कॉम्पैक्ट भी हो और हाउस्ड ऑफ भी हो, यानी T2 भी हो, तो उस सूरत में वो स्पेस नॉर्मल भी हो। ओके, ये नेक्स्ट इनका रिलेशन बताया। ओके, इसके बाद हमारे पास तीन किस्म की कॉम्पैक्टनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक है सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, एक है काउंटेबली कॉम्पैक्ट और एक है लोकली कॉम्पैक्ट। ओके, पहले देखते हैं सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट से क्या मुराद है। कि अ सबसेट A ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X is sequentially compact if every sequence in A contains a subsequence which converges to a point in A। अब देखें, टोपोलॉजिकल स्पेस में हमने पहले कन्वर्जेंस की बात नहीं की। मेरा ख्याल है अब हमें ये देख लेना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय कन्वर्जेंस इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस। चैप्टर नंबर 5 में ये टॉपिक था, तब मैंने ये स्किप किया था। पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर वहां चलते हैं। ओके, ये रहा a sequence a1 a2 up to infinity of points in a topological space X converges to a point B in X, और B is the limit of the sequence denoted by, जिस तरह से हम रियल में डिस्कस करते हैं कि लिमिट n अप्रोच इंफिनिटी an equal B। If and only for each open set G containing B there exists a positive integer n naught such that n is greater than n naught implies a n belongs to G। ये नीचे भी लिखा हुआ है, इसको भी हम पढ़ लें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि दैट इज इफ G कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। देखिए कि हमारे पास ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है X। ओके,
इसमें हमने एक सीक्वेंस ले रखा है A1, A2, A3, A4, that is A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ओके, तो हम ये कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये इस पॉइंट बी को कन्वर्ज कर रही है अगर इफ फॉर ईच ओपन सेट जी कंटेनिंग बी, हम वो तमाम ओपन सेट लें जिनमें पॉइंट बी पाया जाता है, यानी जो भी हम ओपन सेट लें जी, उस जी में इस सीक्वेंस की फाइनाइटली मैनी टर्म्स के बाद बाकी तमाम टर्म जी में पाई जाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट बी है ये उस सीक्वेंस की लिमिट है। ये देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट एन इज ग्रेटर देन एन नॉट implies a n belong to g, कि जैसे ही टर्म नंबर उस खास नंबर से बड़ी हो तब वो तमाम टर्म g के अंदर बिलोंग करना शुरू करती है। ये देखें ऑल एक्सेप्ट अ फाइनाइट नंबर के कुछ पहली फाइनाइटली मैनी टर्म्स को छोड़कर बाकी तमाम टर्म्स अगर g में मौजूद हो तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट b उस सीक्वेंस की लिमिट है, और ये कंडीशन हर ओपन सेट के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। हाँ, तो अलग से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कन्वर्जेंस इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस, हमारे पास एक सीक्वेंस है A1, A2, A3 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ सीक्वेंस को इस तरह से डिनोट किया गया है, तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं करना। हम इस तरह से भी कर सकते हैं A। ओके, हम ये कहेंगे कि दिस सीक्वेंस कन्वर्ज टू बी, या फिर यूं लिखते हैं कि लिमिट n अप्रोच इंफिनिटी a n that is equal to b if for every open set G, if for every open set G with point B belong to G, there must exist a natural number n naught such that a n belong to G whenever n is greater than n naught। यानी जितने हमें हमेशा एक नंबर ऐसा मिलता हो कि उस नंबर के बाद वाली बाकी तमाम टर्म्स उस सेट जी में चली जाएं, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट बी है वो लिमिट है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, इसमें पॉइंट्स हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ओके, ये जो पॉइंट बी है ये सीक्वेंस इस पॉइंट बी को कन्वर्ट उस सूरत में करेगी कि जब जो मर्जी ओपन सेट जी लें, इफ फॉर एवरी ओपन सेट जी, इसके गिर्द बहुत सारे पॉइंट ओपन सेट्स हो सकते हैं जो इस पॉइंट को कंटेन करते हो। फॉर एग्जांपल एक ये हो, एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। तो हर ओपन सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिलता हो। ये नेचुरल नंबर बेसिकली हमें ये बताएगा कि कितनी टर्म्स बाहर रह जाएंगी, बाकी तमाम टर्म्स उस ओपन सेट के अंदर लाई करनी चाहिए। यही कहा जा रहा है ना कि व्हेन एवर n इज ग्रेटर देन n नॉट, कि जब भी टर्म नंबर उस फिक्स नंबर से बड़ी होंगी तो वो तमाम टर्म सेट जी के अंदर लाई कर जाएंगी। तो उस सूरत में हम ये कहेंगे कि सीक्वेंस पॉइंट बी को कन्वर्ज करती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि हम आमतौर पर जो रियल एनालिसिस में सीक्वेंस की कन्वर्जेंस पढ़ते हैं तो हम वहाँ ये भी कहते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज टू अ यूनिक लिमिट, लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेसेस में लिमिट का यूनिक होना जरूरी नहीं है। जरा इस बात को यहाँ देखिए कि कैसे। Let A1, A2 up to so on be a sequence of points in an indiscrete topological space। कि हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ली जो कि इनडिस्क्रीट है, यानी x हमारे पास एक सेट है, फॉर एग्जांपल A, B, C और D। जो हमने टा ली वो इनडिस्क्रीट स्पेस है, यानी फाई और x को ही कंटेन करते हैं। तो क्या इसके अंदर हम जब भी कोई भी सीक्वेंस लेंगे वो इस सेट के तमाम एलिमेंट्स को कन्वर्ज करेगी? कैसे? ये हमारे पास देखें एक जो सेट हमने x बना लिया, अब इसमें जो ओपन सेट्स हैं वो या फाई है या x इटसेल्फ है, इसके अलावा तो और कोई ओपन सेट है ही नहीं। अच्छा, जब भी हम कोई सा भी एक सीक्वेंस लेंगे तो वो पॉइंट ए को कन्वर्ज करेगी। क्यों? क्योंकि उसके तमाम टर्म्स ही सेट x में मौजूद हैं।
यानी वहां पर जो हमें n नॉट मिलना है बेसिकली वो 0 है। तमाम टर्म्स ही इसके अंदर मौजूद हैं, कोई टर्म इससे बाहर है ही नहीं। ओके, इसी तरह अगर पॉइंट बी की बात करें तो वो जो सीक्वेंस है वो इस पॉइंट बी को भी कन्वर्ट करेगा, सी को भी कन्वर्ट करेगा और डी को भी कन्वर्ट करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में हम जो मर्जी सीक्वेंस लें वो उस स्पेस के हर पॉइंट को कन्वर्ट करती है। ये देखिए, ये इसकी रीजनिंग यहाँ पर दी गई है कि x इज द ओनली ओपन सेट कंटेनिंग एनी पॉइंट b इन x एंड x contains every term of the sequence an. Accordingly, the sequence a1, a2 up to so on converges to every point b in x. अगर हमारे पास इनफाइनाइट सेट है तो फिर ये और भी बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। हम इसको नहीं बनाते इस तरह से, हम सेट x ही लिख लेते हैं जो कि इनफाइनाइट सेट है। ओके, हम इसके अंदर कोई सी भी एक सीक्वेंस लें, फॉर एग्जांपल a1, a2, a3 एंड सो ऑन, तो क्या ये पॉइंट ए को कन्वर्ज करेगी ये सीक्वेंस? हमारा आंसर है यस। क्यों? क्योंकि जब भी हम इसके गिर्द जो भी ओपन सेट लें, पॉइंट ए के गिर्द ओपन सेट तो सिर्फ एक्स ही है और उस सीक्वेंस की तमाम टर्म सेट एक्स में ही मौजूद हैं। यानी शुरू से ही पहली टर्म से ही वो उस ओपन इंटरवल के अंदर आ गई, उस ओपन सेट के अंदर आ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है a1, a2 अप टू सो ऑन, ये इस पॉइंट ए को कन्वर्ज करती है। इसी तरह पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी और इस तरह बाकी तमाम पॉइंट्स को भी कन्वर्ज करती है। तो इस एग्जांपल में बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि जरूरी नहीं होता कि टोपोलॉजिकल स्पेसेस में अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो वो किसी यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करे। लिमिट का यूनिक होना यहाँ पर जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास T2 स्पेस होगी, हॉसडॉग स्पेस होगी और उसमें कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो वो हमेशा एक यूनिक पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, यानी कि लिमिट जो है वो T2 स्पेसेस में यूनिक होती है। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में किसी सीक्वेंस के कन्वर्ज करने से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट x है, कोई भी सेट। ओके, और जो स्पेस हमने ले रखी है टा वो p ऑफ x के इक्वल है। p ऑफ x के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि उसमें सेट x के तमाम सबसेट्स मौजूद हैं। दिस इज x और इसके अंदर हर जो सबसेट है वो ओपन सेट है। अच्छा, हम एक सीक्वेंस अगर लें, let a1, a2 up to so on be a sequence of points in a discrete topological space. Now for every point b belong to x, the singleton set b is an open set containing b. हम यहाँ पर एक सीक्वेंस ले रहे हैं a1, a2, a3 एंड अप टू सो ऑन, यहाँ पर एक पॉइंट है b। अब सवाल ये है कि ये जो सीक्वेंस हमने लिया है a1, a2, a3 अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस इस पॉइंट बी को कन्वर्ज कब कर सकता है? क्या कर भी सकता है या नहीं कर सकता? अंडर व्हाट कंडीशंस दिस सीक्वेंस शुड कन्वर्ज टू बी? अच्छा, अगर ये बी को कन्वर्ज करता है तो जरूरी है कि हर वो ओपन सेट जिसमें पॉइंट बी पाया जाता है उस ओपन सेट में सीक्वेंस की फाइनाइटली मेनी टर्म्स को छोड़कर बाकी तमाम टर्म्स उस ओपन सेट में पाई जाए। अब देखें, इसके गिर्द हम एक ओपन सेट जो लें, छोटे से छोटा ओपन सेट जो है वो ये है, सिंगलटन बी, तो इसको हम जी कह देते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है लिमिट n अप्रोच इंफिनिटी ए एन दैट विल बी इक्वल टू बी इफ there exists a natural number n naught such that whenever n is greater than n naught a n belong to g। ये हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिखी है कि हर ओपन सेट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो अल्टीमेटली इस ओपन सेट के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, अगर इसके लिए भी सेटिस्फाई होनी चाहिए तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ए एन मस्ट बिलोंग टू द ओपन सेट बी। और अगर ए एन जो है, यानी इसका मतलब ये है कि फाइनाइटली मैनी टर्म्स के बाद बाकी तमाम टर्म्स इस ओपन सेट में पाई जाए। अच्छा, अगर इस ओपन सेट में पाई जाए तो इस ओपन सेट में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है बी। इसका मतलब यह है कि बाकी तमाम टर्म्स एग्जैक्टली बी होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ अ सीक्वेंस a1, a2, a3
up to so on, this sequence converges to B, then after finitely many terms, after finite terms, each term of the sequence is exactly B। क्योंकि ये इसको आप देखिए, इसका मतलब ये है कि फाइनाइटली मेनी टर्म्स के बाद जैसे ही टर्म नंबर एन नॉट से बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल आप एन नॉट ले लेते हैं 100, इसका मतलब ये है कि 100 नंबर के बाद वाली जो टर्म है, यानी टर्म नंबर 101, टर्म नंबर 102, टर्म नंबर 103 एंड सो ऑन, बाकी तमाम टर्म इस ओपन सेट में पाई जाए, इसका मतलब यह है कि बाकी तमाम टर्म एग्जैक्टली बी हो। तो यही यहाँ पर कहा गया कि इफ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू बी, देन आफ्टर फाइनाइट टर्म्स ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज बी। यानी हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस जो होंगी वो इस तरह की होंगी, A1 A2 अप टू सो ऑन, और AN-1, और फिर उसके बाद N0-1, और उसके बाद बाकी तमाम टर्म बी होनी है। तो इस सूरत में ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट होती है। ओके, तो ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो अब आई थिंक टाइम खत्म हो रहा है, कल इंशाल्लाह इससे आगे स्टार्ट करेंगे।